डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन को फिनिश कर चुके थे। गॉस लॉ का टोटल 4 एप्लीकेशन था, चारों एप्लीकेशन को हम लोग देख चुके थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज के इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक रिंग पे, एक रिंग जनरली हम लोग जानते हैं अंगूठी होता है, या फिर रिंग कहने का मतलब एक राउंड सा कर्व जिस पे हमारा चार्ज फैला हुआ है। उस चार्ज के कारण उसके एक्सियल लाइन पे, उसके एक्सिस वाले लाइन पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा उसको हम लोग निकालना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रिंग लेते हैं। ये हमारा कुछ रिंग है एक तरह का। ये इमेजिन यहाँ पर थोड़ा सा हटा हुआ है, मान के चलिए कि ये सटा हुआ है। तो ये रिंग का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट यहाँ पे है। इस मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ये एक लाइन ले रहे हैं। ये हमारा मिड पॉइंट से एक्सिस हो गया, ये कुछ इस तरह का कंडीशन है। मिड पॉइंट से ये एक्सिस है। अब ये जो एक्सिस है हमारा, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को पहले हम लोग हर बार की तरह फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद मैं उसको लिखूंगा, आप लोग भी मेरे साथ लिखेंगे, कॉपी पेन उम्मीद है कि आप लोग लेकर बैठे होंगे और हमारे साथ आगे की तरफ स्टार्ट कीजिए फटक से। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, आपके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में। तो ये टॉपिक को बहुत सीरियसली पढ़ेंगे हम लोग। तो फटक से पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो इसको हम लोग फटक से सबसे पहले फिगर बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग हेडिंग दे चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रिंग बना लेते हैं। ये हमारा कुछ रिंग हो गया है ना। तो रिंग, अब ये जो हमारा रिंग है इसका इधर वाला पोर्शन हमारा कुछ अंदर है, ये अंदर वाला पोर्शन है। रिंग हमारा कुछ ऐसे हम लोग ले रहे हैं, ऐसे तो इस पर दिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा नहीं, ऐसे हम लोग कुछ तिरछा दिखा रहे हैं। तो ये हमारा कुछ अंदर वाला पोर्शन है, इसलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं। और ये हमारा ऊपर वाला कर्व है, मतलब ये जो हमारा रिंग है, इस रिंग को हम लोग ऐसे बनाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा तिरछा बना रहे हैं। तो ये हमारा अंदर वाला कर्व है, इसको हम लोग डॉटेड ले लिए, बाहर वाला कर्व को हम लोग पूरा से ले लिया है। अब इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम लोग ओ ले रहे हैं। मिड पॉइंट से हमारा जो लाइन जाएगा, इसी लाइन को हम लोग एक्सिस बोलेंगे। ये जो हमारा एक्सिस है, इसी एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए कि एक पॉइंट हम लोग पी कुछ यहाँ पर ले रहे हैं, इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। और ये जो हमारा रिंग है, इस रिंग पे चार्ज पूरा फैला हुआ है। जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, आप चाहे तो निगेटिव भी ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बस हमारा चेंज होकर अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हम लोग रिंग ले रहे हैं, इस रिंग का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो इस रेडियस को हम लोग कुछ आर कंसिडर कर ले रहे हैं कि ये जो हमारा रेडियस है, इसका रेडियस कुछ आर है। किधर भी लेंगे तो सेम ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये हमारा एक सर्किल जैसा है, तो इसका रेडियस हम लोग कुछ आर कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारी बातों को हम लोग लिखते हैं। आप लोग उम्मीद है कि मेरे साथ फिगर बना रहे थे, अगर नहीं बना रहे थे तो फटाक से बना लीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। इतना स्पेस आपके फिगर के लिए चाहिए, इस पर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अभी होना बाकी है, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसमें होगा अभी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर 1 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इसको हमको सबसे पहले ले लेना है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हम लोग ले रहे हैं। Consider one uniformly charged ring. Consider one uniformly charged ring. एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले लिए हैं हम लोग ऑफ रेडियस। इसको हम लोग रेडियस आर नहीं, इसको हम लोग रेडियस ए ले लेते हैं। कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी ले लीजिए। जनरली हम लोग डिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, तो हम लोग डिस्टेंस को ही आर से डिनोट करेंगे। इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग कुछ ए कंसिडर कर लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले रहे हैं हम लोग ऑफ रेडियस ए एंड
its midpoint and its midpoint is O, और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? O है। इसका मिड पॉइंट O है, through which axis is passing, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? एक्सिस पास कर रहा है। इस मिड पॉइंट से एक्सिस हमारा पास कर रहा है और हमको इसी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। अब आगे हम लोग लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक, यहाँ से भी अब हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ लिख सकते हैं, या फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या फिर फील्ड इंटेंसिटी, तीनों में से कुछ भी नाम हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, या फिर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। कुछ भी पूछे आपको वही आंसर लिखना है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ के गए थे, फील्ड इंटेंसिटी पूछ दिया, तो ऐसा कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको। कुछ भी पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, या फिर फील्ड इंटेंसिटी पूछे, या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछे, आंसर हमारा यही होगा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P which is at distance r from the midpoint of circular ring, circular नहीं भी लिखेंगे तो आप चलेगा, क्योंकि रिंग हमारा सर्कुलर ही होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग मेंशन कर देंगे कि एक सर्कुलर रिंग के कारण P, इसका जो एक्सिस वाला लाइन है उसके P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, जो इसके मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले आप फिगर को माइंड में रखेंगे। फिगर जैसे ही आपके ध्यान में रहेगा, इन सारी चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिगर को ध्यान में रखिए कि फिगर हमारा कैसा होता है, और उसको आप अपने लैंग्वेज में बनाकर खुद से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है, हमको इसमें पूरा चार्ज तो हमारा एक्चुअली पूरे पे फैला हुआ है, तो पूरे को तो एक बार हम लोग कंसीडर कर नहीं सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये हमारा रिंग है, और ये हमारा यहाँ पे सपोज कीजिए कि इसका जो यहाँ पे ये पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ऐसे है ये। अब यहाँ से हमारा यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, मतलब चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे जाएगा, और ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे इसको क्रॉस कर रहा होगा। तो उतना दिखा पाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं। इसमें टोटल बहुत बड़ा लेंथ है, कितना है? 2πr होता है इसका सरकमफ्रेंस। अगर आपको कोई बोले कि इसका लेंथ कितना है, तो आप कैसे शो करेंगे? 2πr से। तो यहाँ पर r के बदले हम लोग के पास क्या है? a है, तो इसको हम लोग 2πa से सूचित करेंगे। 2πa इसका वैल्यू है टोटल। तो इसका छोटा सा एरिया, छोटा सा जो लेंथ है, इसका हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये कटा हुआ जो लेंथ है, इतना ही लेंथ हम लोग कुछ ले लेते हैं dl। अब यहाँ पे जो है हम लोग कुछ एक छोटा सा लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dl, यहाँ से लेके यहाँ के बीच। मान लीजिए ये पॉइंट का नाम a है, दूसरे पॉइंट का नाम b है, और यहाँ जो लेंथ है इसको हम लोग कुछ dl ले लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ दे देंगे dl। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा चार्ज है, टोटल चार्ज q है, तो यहाँ पर चार्ज का एक छोटा सा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं dq। यहाँ पे चार्ज का एक छोटा सा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं dq। कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा चार्ज जो है पूरे पे एक समान फैला हुआ है, और जो टोटल चार्ज का वैल्यू है जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? q से। तो यहाँ पर टोटल चार्ज का वैल्यू हमारा q है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ dl ले लेते हैं, और इस dl लेंथ पे हमारा जो छोटा सा चार्ज है वो dq है। अब इसको हम लोग खुद से यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। नाउ वी टेक, आप लोग मेरे साथ लिखना चालू करेंगे। नाउ वी टेक वन वेरी स्मॉल लेंथ
dl, हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा लेंथ dl लेते हैं, ऑन विच इलेक्ट्रिक चार्ज, और सीधे चार्ज लिखिए, ऑन विच चार्ज dq इज अवेलेबल, जिस पे क्या है, एक छोटा सा चार्ज dq उपस्थित है। हम लोग एक छोटा सा लेंथ dl ले रहे हैं जिस पे क्या है, एक छोटा सा चार्ज dq अवेलेबल है। अब ये जो हमारा छोटा सा चार्ज dq है, इस छोटा सा चार्ज dq का हमारा वैल्यू कितना है, इस पूरे के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे। इस पर जो टोटल चार्ज है, इस टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में यह छोटा चार्ज का वैल्यू कितना है, इसको हम लोग लिखेंगे। इसको जो हम लोग को लिखना है, समझना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कीजिए बोर्ड पर, तभी आपको समझ में आएगा। स्मॉल चार्ज, अब हम लोग लिखेंगे, वैल्यू इसका लिखेंगे, स्मॉल चार्ज dq का वैल्यू लिखेंगे, स्मॉल चार्ज dq इज इक्वल टू, स्मॉल चार्ज dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, q है, टोटल चार्ज को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसका जो पूरा लेंथ है, इसका पूरे लेंथ से डिवाइड करेंगे। इसका जो पूरा लेंथ है वो कितना है, 2 पाई r, तो 2 पाई a, क्योंकि यहाँ जो रेडियस है, रेडियस हम लोग का क्या है, a है, q बाई 2 पाई a हो गया, ये q बाई 2 पाई a, और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे dl से, dl हमारा क्या है, छोटा सा लेंथ है, तो इस छोटा सा लेंथ पर जो हमारा चार्ज का वैल्यू है, वो चार्ज का वैल्यू हमारा आ गया। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जो हमारा टोटल चार्ज है, इस टोटल चार्ज में हम लोग पूरे लेंथ से, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से चलना चालू किए, तो ऐसे घूम के अगर ऐसे आएंगे तो टोटल लेंथ कितना होगा, सरकमफेरेंस इसका, तो 2 पाई ए, जो टोटल चार्ज है इसमें हम लोग 2 पाई ए से डिवाइड कर देंगे इसके सरकमफेरेंस से, और इसका जो छोटा सा लेंथ है, वो छोटा सा लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, dl से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं लिखते हैं, नॉर्मली q इंटू dl डाल देते हैं। छोटा सा चार्ज का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उम्मीद है आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं। अब हमको क्या समझना है कि वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से भी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी, चारों तरफ से जा रहा है, लेकिन हमको चारों तरफ से नहीं लेके इस छोटा सा पॉइंट से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस P पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। वैसे हम लोग बाद में पूरे केस को भी कंसिडर करेंगे कि यहाँ सारी जगह से जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस पॉइंट से सिर्फ ऐसे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, तो बहुत छोटा सा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा वो क्या होगा, वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, उसको हम लोग DE से डिनोट करेंगे। आप भी मेरे साथ मॉडिफिकेशन मार दीजिए इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे E से डिनोट नहीं करके हम लोग DE से डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या होगा, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा। इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ वी टेक वन वेरी स्मॉल लेंथ, नाउ वी, अच्छा इस चीज़ को तो हम लोग मेंशन कर चुके हैं। नाउ वी टेक इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ वी टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ले रहे हैं ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू वेरी स्मॉल लेंथ dl। अब ये जो बहुत छोटा सा लेंथ है dl, इस dl के कारण हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ले रहे हैं, कहाँ पर, इस P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इस चीज़ को हम लोग नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज़ को आप ये जो हमारा फुल स्टॉप है इसके नीचे लिखेंगे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसी लाइन में लिख रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग को क्या, हम लोग के पास क्या है, D है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड D इज इक्वल टू, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो D है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होता है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, उम्मीद है आप लोग को याद होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू,
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर r, वो r का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ पे लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ के बीच। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान में लेंगे, यहाँ पे ये हमारा जो हमारा रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग मान ले रहे हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर से आप लोग, ये जो हमारा है मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम लोग रेडियस को कंसिडर करें, तो यहाँ से हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन मैच कराए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या यहाँ से जो लाइन अगर हम लोग लेंगे इस पर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग ऐसे कर्व्ड वाला शेप ले रहे हैं। तो यहाँ जो एंगल है 90 डिग्री है इसके साथ, और ये हमारा एक अलग लाइन है और ये एक अलग लाइन है। मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर एंगल जो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हम लोग कुछ थीटा कंसिडर करते हैं। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसका वर्टेक्स एंगल ये है, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। बहुत केयरफुली समझेंगे इसको। तो यहाँ ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब इस कंडीशन में थीटा के सामने वाला जो लाइन होता है, जो थीटा के सामने वाला लाइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाला बेस। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, मतलब ये वाला जो लाइन है हमारा, ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ओ है, इसका नाम ए है और इसका नाम पी ऑलरेडी है। मतलब ए से लेके पी का जो बीच का डिस्टेंस है ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, आर का वैल्यू हमारा। अब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, छोटा सा चार्ज के कारण है। तो छोटा सा चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या है, dq है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो r जो है यहाँ से यहाँ का वैल्यू हमारा क्या है, AP है, a से लेके p के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं AP स्क्वायर। अब यहाँ पे जो AP का वैल्यू है उसको भी हम लोग डाल देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप नोट कर चुके हैं। अगर नोट नहीं किए हैं तो पॉज करके आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। और फिर क्योंकि ऊपर से मुझे इरेज करने की आवश्यकता है, बोर्ड हमारा भर चुका है, तो फटाक से हम लोग ऊपर से अब इरेज कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो ऊपर से इरेज करते हैं हम लोग, और इरेज करने के बाद जो नीचे का बाकी कैलकुलेशन है उसको भी हम लोग करेंगे। हो सकता है आवाज़ जो है मेरा थोड़ा सा आप लोग को नॉइजी टाइप लग रहा हो। नॉइजी टाइप लगने का कारण है कि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, तो मैं फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग थोड़ा सा, उम्मीद है कि आवाज़ क्लियर होना चाहिए पर थोड़ा सा नॉइजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा, इसी को हम लोग ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी जो हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का जो हमारा वैल्यू है, मतलब ए पी का जो वैल्यू है, ए पी का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, मतलब ए पी का ये वैल्यू है, ए पी का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। फाइनली हमको क्या मिलता है, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमारा रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा किसके कारण, छोटा सा चार्ज के कारण। अब वेरी केयरफुली समझिए इस चीज़ को। अब हमको क्या पता करना है, टोटल चार्ज के कारण, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग के पास कोई छोटा सा चीज़ हो और उसको हम लोग कहीं पे भी, किसी लाइन पे या किसी सरफेस पे कहीं पे भी अगर हम लोग के पास छोटा सा चीज़ अवेलेबल हो डी के रिस्पेक्ट में, और उसको हमको बड़ा सा रूप में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपस में जोड़ देना। इस तरह का छोटा छोटा जितना भी टर्म है उसको हम लोग आपस में जोड़ते फाइनली पूरे के लिए कैलकुलेट कर देंगे, है ना। तो चलिए
इस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द, किस लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसको मेंशन कर देंगे, टू गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके कारण, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, ड्यू टू होल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज जो हमारा सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग के कारण जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इसको जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे टोटल, ये जो हमारा टोटल सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पे जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो चलिए फटाक से इसको इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन ऑफ डी is equal to integration of dq by 4 pi epsilon naught into r square plus a square। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, चारों तरफ से आएगा। मतलब ओवरऑल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चारों तरफ से ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, मतलब चारों तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होगा। समझ रहे हैं सिचुएशन को? तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई हो रहा होगा इस पॉइंट पर, उसको हमको समझना है। अब मान लिया जाए कि किसी एक पॉइंट को, इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट पे अब यहाँ पे 10 लोग खींच रहे हैं, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है। फाइनली आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर इसको कोई ऐसे खींचे, 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 तो फाइनली ये किधर की तरफ जाएगा, ये बीच में सीधा ऐसे जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा। तो सीधा जो जा रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट फाइंड करेंगे। मतलब कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हम लोग एक को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो एक के थ्रू ही हम लोग सबके बारे में सोच लेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारा ऐसे जा रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरा हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, और नहीं भी समझ रहे हैं तो फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, इसका कंपोनेंट जो हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ होता है उसमें हम लोग कॉस थीटा ऐड करते हैं। मतलब इधर हमारा क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, और इधर हमारा हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। जो मॉडिफिकेशन मैं करते जा रहा हूँ आप लोग भी कर सकते हैं मेरे साथ। इधर डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस तरह का मान लिया जाए कि हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा लिए हुए, जितना बड़ा ये है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, मतलब बहुत सारे सेक्शन में इसको हम लोग ले लिए हैं। अब बहुत सारे सेक्शन के कारण जब एक कंडीशन में ऐसा हो रहा है, तो बहुत सारे सेक्शन के कारण भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो है हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, इसके सेंटर पे अवेलेबल है, इसके सेंटर पे। तो यहाँ पे जैसा कंडीशन, मान लीजिए कि यहाँ पे जैसा कंडीशन ये पैदा करेगा, वैसा ही कंडीशन कहाँ पे, यहाँ पे भी पैदा करेगा, यहाँ पे भी पैदा करेगा। आप गौर करेंगे चारों तरफ बिल्कुल सेम कंडीशन पैदा करेगा। तो सेम कंडीशन चारों तरफ से आएगा, तो सेम कंडीशन चारों तरफ से क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब नीचे की तरफ जो हमारा डी साइन थीटा है, और लाइन जब कुछ हमारा एक इधर से अगर हम लोग देखें तो ऊपर की तरफ भी हमारा लाइन जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो हमारा लाइन जा रहा है, अब चाहे तो इसको बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ जो हमारा लाइन जा रहा है, अब इस कंडीशन में क्या होगा सोचिए, यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और थीटा के कारण इसका जो कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमारा डी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है, छोटा सा एरिया के कारण, छोटा सा जो लेंथ है उसके कारण।
तो डी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो डी के कारण इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा ही हो जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो हमारा वाई एक्सिस में ऐसा कंडीशन आएगा, वाई एक्सिस में हमारा ऐसा कंडीशन आएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा वाई एक्सिस में, क्योंकि आधे के कारण अगर हम लोग देखें, आधा के कारण अगर हम लोग देखें, इसके इधर अगर हम लोग देखें, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा, तो दोनों का जो कंपोनेंट आधा ऊपर आधा नीचे, समझ रहे हैं कंडीशन को। तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वाई एक्सिस में हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा जुड़ते जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, मतलब बहुत सारा डी कॉस थीटा, जितना सेक्शन हम लोग के पास है उतना डी कॉस थीटा आपस में जुड़ते जाएगा, और जितना भी डी साइन थीटा है, छोटा छोटा डी साइन थीटा, सारा एक दूसरे को क्या करते जाएगा, कैंसिल करते जाएगा फाइनली। मतलब फाइनली जो हम लोग यहाँ पे डी मिट गया थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पर जितना भी हम लोग ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पे है वो क्या हो जाएगा, डी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इस चीज़ को भी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इसको हम लोग एक स्टेप बाद लिखेंगे कि ये जो हमारा होल सर्कुलर रिंग है, इसके कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा दो एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस, मतलब ये जो हमारा नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड टू गेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए ड्यू टू होल यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण इन द एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है दोनों डायरेक्शन में। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग वाई एक्सिस को ही देख लेते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। पहले इस चीज़ को हम लोग दूसरे पेन से ले लेते हैं। in y axis the value of total electric field is जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डी साइन थीटा हाफ में एक डायरेक्शन में रहेगा और डी साइन थीटा दूसरे डायरेक्शन में रहेगा, तो y एक्सिस में हमारा जीरो हो गया। फिर इसी चीज़ को हम लोग x एक्सिस में मेंशन करेंगे। फिर x एक्सिस में इन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब जो हमारा वैल्यू है x एक्सिस में, वो x एक्सिस में क्या हो जाएगा हमारा, डी कॉस थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे फाइनली। ठीक है, स्मॉल चार्ज का वैल्यू आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी डी क्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी एल बाई 2 पाई ए, है ना। वो डाटा का हमको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा डी क्यू इक्वल टू। तो इस चीज़ को फिर हम लोग इरेज कर दे रहे हैं टोटली। अच्छा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे किसका, डी कॉस थीटा। यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा डी कॉस थीटा है, और इसी तरह का डी कॉस थीटा बहुत सारा है, तो बहुत सारे को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी का जो हमारा वैल्यू है वो डी का वैल्यू इतना है, और इसमें हम लोग कॉस थीटा लगा देंगे, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा का डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फाइनली इसमें हम लोग कॉस थीटा को ऐड कर देंगे इंटू कॉस थीटा ऐड क्यों किए, क्योंकि हम लोग डी कॉस थीटा एक्स एक्सिस में हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, डी कॉस थीटा है। डी तो हमारे पास है, लेकिन इसका कंपोनेंट हमको लेना है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये जीरो हो चुका है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, जो डी कॉस थीटा है वो फाइनली इंटीग्रेट कर दिए। अच्छा, अब जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं, तो आप लोग के मन में होगा कि इसमें लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है। तो लोअर और अपर लिमिट यहाँ पे कौन सा हम लोग लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ किसका, सर्कुलर रिंग। इसको हम लोग बाद में डायरेक्ट इंड्यूस्ड कर देंगे, बाद में डायरेक्ट हम लोग इसमें डाल देंगे।
अब यहाँ जो हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखते हैं। तो ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को कॉस थीटा, ये पोर्शन तो आपको मालूम है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू हमको कुछ मालूम नहीं है। तो इस फिगर के हेल्प से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू पहले फाइंड करके साइड में लिख लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है, स्टेप को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। कॉस थीटा का जो वैल्यू है इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक ट्रायंगल है और थीटा का सामने वाला लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला लाइन क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। तो बी का वैल्यू इसमें क्या है, बी का वैल्यू आर है, और जो हमारा एच है उसका वैल्यू क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच का वैल्यू हमारा कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी बाई एच हमारा क्या हो जाएगा, बी आर है, और एच का जो वैल्यू है वो क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, फिर वैल्यू हमको क्या मिलेगा, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉस थीटा था तो कॉस थीटा के बदले हम लोग के पास क्या है, आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, पहले भी इस तरह का चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अगर इस तरह का हो रूट अंडर एक्स, मान लीजिए कि रूट अंडर एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर में, है ना। तो इसी चीज़ का हम लोग थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे, और इस यहाँ पे जो रूट है इस रूट को हम लोग पावर 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ नोट कर रहे थे। अगर नोट नहीं कर रहे थे तो आप फटाक से वीडियो का पॉज कीजिए और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट पेज में जहाँ तक हम लोग लिखे थे वहाँ से आगे बढ़ाते हुए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक उसमें नोट कर लेंगे, यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा इरेज करने की ज़रूरत है, और इरेज करने के बाद फिर आगे जो इसमें स्टेप्स और बाकी है उसको हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं अब इरेज करता हूँ ऊपर से। ऊपर से अगर हम लोग इरेज करें तो इरेज करने के बाद हमको स्टेप्स को बस इसमें फॉलो करते जाना है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का बस अब इसमें सहारा लेना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ करते हुए फाइनली हम लोग को वैल्यू आ जाएगा, और जो हमारा मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना वो हम लोग पा लेंगे। तो फिर हम लोग इस वैल्यू को ऊपर की तरफ लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या है, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब वहाँ पे जो हम लोग डी क्यू का वैल्यू लिखे थे वो लिखने के पीछे ये मकसद था कि ये जो डी क्यू का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड किए थे, इस डी क्यू को हम लोग को इसमें पुट करना है। चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो किसके कारण फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज के कारण। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा चार्ज है, इस छोटा सा चार्ज जो हमारा डी क्यू है, इस डी क्यू को हम लोग क्या करेंगे, है तो हमारा यही डी क्यू ही है, लेकिन इसको हम लोग टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पर टोटल चार्ज हमारा क्यू है, तो डी क्यू को हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो डी क्यू के बदले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे कि इसमें हम लोग डी क्यू का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, डी क्यू के बदले हम लोग ऊपर डालेंगे क्यू इंटू डी एल, क्यू इंटू डी एल। डी क्यू के बदले हम लोग क्यू इंटू डी एल ऊपर डालेंगे और 2 पाई ये नीचे डालेंगे, है ना। तो डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू यहाँ पर इसका जो नीचे वाला 2 पाई ये है, 2 पाई ये को हम लोग लिख देंगे। अगर आप 2 पाई ये पहले भी लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी 2 पाई ये इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर केयरफुली समझेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है, 1/2 है। अगर x का पावर 1 हो फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें x के पावर 1/2 से। बेस अगर सेम हो तो क्या होता है, पावर जुट जाता है, हम लोग पहले से जानते हैं। x का पावर 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2 हो जाएगा। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो ऑलरेडी आपके इस यूट्यूब चैनल पर
डाला हुआ है इस तरह का वीडियो कि आप लोग मैथमेटिकल टूल्स जो भी ज़रूरत है आपके 12th के लिए उसको आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर इस तरह का कैलकुलेशन जो भी ज़रूरत है सारा इस पर अवेलेबल है, आप उस पर देख सकते हैं। तो फटक से हम लोग अब ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा है, अनवांटेड है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और इधर हम लोग के पास क्या बचा हुआ है? आर, तो इंटू आर यहाँ भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा वहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ध्यान से इसमें समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इसमें जो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक रूल है कि जो भी कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई दे उसको बाहर फेंक दीजिए। तो चार्ज का वैल्यू इस पर फिक्स होगा, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, कुछ भी। चार्ज को बाहर निकाल देते हैं हम लोग। डीएल हमारा फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ डीएल ले रहे हैं। तो लेंथ हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले छोटा था, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब लेंथ हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आर का वैल्यू फिक्स है। यहाँ से यहाँ के बीच का कुछ दूरी जो है हमारा आर है। तो आर 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी है। आर को बाहर निकाल दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट होता ही है, 9 गुना 10 की पावर 9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया। 2 पाई ए इसका लेंथ है, इसको भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं क्योंकि जो हमारा सर्किल है, इस सर्किल का कुछ लेंथ है। अगर आप नापेंगे तो निश्चित रूप से इसका लेंथ आपको पता चल जाएगा, मतलब वो क्या है? फिक्स है। 2 पाई ए को हम लोग बाहर निकाल देते हैं इंटू 2 पाई ए। अच्छा, फिर आर का वैल्यू हमारा फिक्स है, आर का वैल्यू फिक्स है। ए का भी वैल्यू हमारा फिक्स है, ए का भी वैल्यू, इसका रेडियस है वो भी हमारा फिक्स है, मतलब इसका भी कुछ वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करने पर, 2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी। तो इसको भी हम लोग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, इसको भी हम लोग बाहर रखते हैं। अब बचा क्या हम लोग के पास? सिर्फ डीएल का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फाइनली हम लोग इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? डीएल का। अब डीएल हमारा क्या है? छोटा सा लेंथ है, लेंथ का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो लेंथ किसका है? सर्कुलर लूप का है। तो सर्कुलर लूप का जो अगर हम लोग रेडियस लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। मतलब कि एक छोटा सा लेंथ है, इमेजिन कीजिए कि ये एक छोटा सा लेंथ है हमारा डीएल। इस तरह का बहुत सारा छोटा लेंथ अगर हम लोग ले चारों तरफ से तो कितना हो जाएगा? हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल जो हमारा लेंथ है, सॉरी एरिया नहीं, टोटल जो हमारा लेंथ है वो टोटल लेंथ हो जाएगा क्या? इसका सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आर यहाँ पर इसका जो रेडियस है, वो रेडियस का वैल्यू क्या है? ए, मतलब 2 पाई ए। इसका जो हमारा वैल्यू है, मतलब कि इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं छोटा लेंथ का, तो छोटा सारा लेंथ एक साथ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा सा लेंथ। और बड़ा सा लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई ए, मतलब इसका सरकमफ्रेंस का वैल्यू। तो इसको फिर हम लोग नोट डाउन करते हैं। Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई ए और इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटू क्या हो जाएगा? डीएल का वैल्यू हमारा जो इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने पर हमको क्या मिलेगा? 2 पाई ए। 2 पाई ए मतलब 2 पाई आर। तो 2 पाई ए और 2 पाई ए यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वैल्यू हमको क्या मिलेगा? उम्मीद है कि लास्ट टाइम जो आप स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें नीचे वाला नोट कर लिए होंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ टोटली, और इरेज करने के बाद जो हमारा फाइनली भी इसमें वैल्यू आता है वो वैल्यू क्या आ जाएगा? उम्मीद है कि कुछ लोग वैल्यू लिख भी चुके होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो फटक से लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया जो हमको फाइंड करना था। कहाँ पे फाइंड करना था? एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे। यह बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आपके कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक्सिस पे, जो हमारा सर्कुलर रिंग है इसके एक्सिस पे कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। जहाँ पे आर हमारा क्या है? जहाँ पे भी हमको वैल्यू फाइंड करना है इसके सेंटर से, सर्कुलर रिंग के सेंटर से, वो डिस्टेंस हमारा आर है। और ए हमारा क्या है? ए हमारा जो सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग का हमारा क्या है? ए रेडियस है।
तो इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए। अगर उम्मीद है कि नोट कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें छोटा सा टर्म हमको देखना है। छोटा सा टर्म ये देखना है कि इसका एक दो स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस क्या है उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। स्पेशल केस कुछ खास नहीं है, आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इरेज करता हूँ इसको। इरेज करने के बाद स्पेशल केस हमको ये लेना है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोल दिया कि एक सर्कुलर रिंग है और रिंग के सेंटर पे या जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहाँ नहीं है, पी पॉइंट जो है हमारा, ध्यान से समझिए, पी पॉइंट जो है हमारा कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पे रहता तो कहीं भी नहीं है। पी पॉइंट जो है हमारा इसके सेंटर पे ही है, यहाँ इसके सेंटर पे ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट में आप नोट डाउन करेंगे। नोट में आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ द, नोट में दो कंडीशन है हमारा। पहला कंडीशन को आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ कहाँ पे, ऑन द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग इज। अब यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग पे अगर हम लोग बात करें तो रिंग पे जैसे ही आएंगे फटाक से ध्यान हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, इस फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला पे जैसे ही ध्यान जाएगा तो आर पे हमारा ध्यान जाएगा। आर हमारा क्या है, जो इसका सेंटर है, सेंटर से लेके जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वहाँ का डिस्टेंस। तो हम लोग ओ पॉइंट से कहाँ तक जाएंगे, ओ पॉइंट पे ही जाएंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या करना है, यहीं पे निकालना है। तो हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 0 से अगर मल्टीप्लाई करें, आर का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 डाल दें और यहाँ भी आर का वैल्यू अगर हम लोग 0 डाल दें तो क्यू में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो फाइनली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ पे हम लोग ऊपर मेंशन कर देंगे, चूँकि सिंस R इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे R इज इक्वल टू 0, और इसी फॉर्मूला को आप चेंज कर दीजिए Q इंटू 0, और फाइनली इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्कुलर रिंग इज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आप ये केस 1 के लिए क्या कीजिए कि अगर आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके आप फटक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर नोट ही कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग केस 2 को देखते हैं। केस 2 भी इंटरेस्टिंग है, और इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी आपको पूछता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का जो हमारा सेंटर है उस सेंटर पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन को भी हमको ध्यान में रखना है। अब नोट 2 हम लोग देखेंगे, सेकेंड नोट, कि सेकेंड कंडीशन इसमें क्या और हो सकता है। सेकेंड कंडीशन जो है हमारा उसको अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें सेकेंड कंडीशन इसका ये कहना है कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा रिंग है, इस रिंग का रेडियस बहुत छोटा है। मतलब ये रिंग जो है हमारा क्या है, बहुत छोटा है, इसका रेडियस बहुत छोटा है, और जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से अगर ऐसे हम बढ़ाते हुए चले जाए, इधर से 10 किलोमीटर आगे चले जाए, तो यहाँ से 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है वो इस डिस्टेंस की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है क्या है, निग्लेजेबल है यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस की तुलना में। तो यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू है हमारा वो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है, व्हेन R इज मच ग्रेटर देन, किससे, R जो है हमारा बहुत बड़ा है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है वो डिस्टेंस हमारा R है, और वो डिस्टेंस R क्या है, बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में, A की तुलना में।
इस कंडीशन को अगर आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ रिंग। इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, व्हेन आर इज मच ग्रेटर देन ए। आप लोग चाहे तो अपने लैंग्वेज में आप बना के यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस कंडीशन में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। या फिर हो सकता है आपके मन में कहीं गुस्सा आ गया हो तो मैं लिख ही देता हूँ, व्हेन, कुछ लोग गुस्सा आ गए होंगे मन ही मन कि हम नहीं लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, व्हेन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at very far in comparison of radius of ring। अगर हम लोग को बहुत दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, वेरी फार मतलब बहुत दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, किसकी तुलना में, रेडियस की तुलना में, ये जो हमारा रिंग का रेडियस है इसकी तुलना में, तो ये कंडीशन है E इज इक्वल टू क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब R जो है काफ़ी बड़ा है A की तुलना में, R हमारा क्या है, काफ़ी बड़ा है। अब R जो है मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया है, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे और कोई आपको 1 रुपया दे, तो 1 करोड़ की तुलना में 1 रुपया का कुछ वैल्यू रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। मतलब यहाँ जो है हमारा ए को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ए को लगभग 0 के बराबर हम लोग मान सकते हैं। 1 करोड़ के सामने में आप क्या करेंगे, 1 रुपया को लगभग 0 मान लेंगे, हटाओ यार नहीं लेंगे 1 रुपया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, E इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्योंकि R तो भैया यहाँ पे 1 करोड़ है, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्यों लिखना, या फिर लिख ही दीजिए, कहीं आप लोग को बाद में कन्फ्यूज़न हो जाए, 3/2। अब 0 को इसमें ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, अब फ़र्क पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है और इसका टोटल का पावर कितना है, 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, r³ बचेगा। मतलब कि फाइनली जो है वैल्यू हम लोग लिखना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। यहाँ पे 3/2 शायद धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिट गया है, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। कब होगा, जब हमारा जो r का वैल्यू है, जो डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो इस रेडियस की तुलना में काफ़ी बड़ा होगा। तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप मेरे साथ नोट कर रहे थे, और अगर नोट नहीं भी कर रहे थे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लेके इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद जो है आगे जो भी टॉपिक आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कि ये हमारा एक तरह से लास्ट टॉपिक था चैप्टर 1 का, तो चैप्टर 1 का जो है फिर हम लोग पहले एनसीईआरटी प्रॉब्लम करेंगे, फिर एचसी वर्मा का जो प्रॉब्लम्स बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसा इंपॉर्टेंट ये पीछे वाला पोर्शन था वैसा ही इंपॉर्टेंट आगे भी है। सबसे बड़ी बात, आप 12th बोर्ड को अगर देखते हैं तो इसमें 2 चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, पहला यूनिट 1 और दूसरा यूनिट 6। तो यूनिट 1 आपका काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, 5 मार्क्स के भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स के भी और ऑब्जेक्टिव के भी। तो अगर यूनिट 1 और यूनिट 6 तो अगर आप बेहतर ढंग से क्लियर करते हैं तो आप बेहतर मार्क्स स्कोर करने में सक्षम होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और आगे के थ्योरीज के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।